अच्छा देखो, मोल्स में हम लोगों ने कल तक जो चीजें सीखी है ना, उसमें क्या क्या था। हम लोगों की बात हो रही थी कि अगर मैं आपके पास कोई भी एक एटम कहता हूँ, जैसे मेरे पास सोडियम है, उसका जो मास नंबर मैंने 23 लिखा हुआ है, वो एक्चुअली मेरा 1 सोडियम एटम का मास नहीं है, बल्कि वो कितने सोडियम एटम का मास होता है, वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स का मास होता है। 6.02 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स का जो मेरे पास मास होगा ना, वो मेरा 23 ग्राम्स के बराबर होता है। ये हरगिज 1 एटम ऑफ सोडियम का मास नहीं होता है। तो अब ये जो नंबर है, इतने नंबर ऑफ सोडियम एटम्स मतलब 6.02 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स को अगर अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मास बैलेंस है, मैंने मास बैलेंस में के ऊपर एक बीकर रखा है, उसमें मैं सोडियम एटम डाल रहा हूँ, तो मैं सोडियम एटम डालता रहूंगा। और जब मास बैलेंस पे मास 23 ग्राम्स आ रहा होगा, तो उस वक्त तक मैं कितने सोडियम एटम डाल चुका होऊंगा? 6.02 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स। अब ये नंबर जो है, इस नंबर का जो नाम होता है, इसको हम एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं। अब ये नंबर बार बार इतना बड़ा नंबर यूज करना हमारे लिए मुश्किल होता है। जैसे हम लोगों ने डजन इंट्रोड्यूस करवाया था ना कल, डजन क्या होता है? एक 1 डजन में हमेशा 12 यूनिट्स होते हैं। इसी तरह हमने इसकी जगह पे जो नाम इसका इंट्रोड्यूस करवाया, हमने कहा कि इसको हम कहेंगे आज से 1 मोल। और कोई भी चीज जब 1 मोल होती है, तो उसमें कितने यूनिट्स हो जाएंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स हैं, तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स का जो मास हो, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो कितने होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स। और उनका जो कलेक्टिव मास होगा, वो इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक मास, यानी कि 23 ग्राम्स होगा। मतलब किसी भी एटम के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स हैं, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स होने का मतलब यह है कि मेरे पास कितने क्लोरीन एटम्स होंगे? एवोगाड्रो विच इज 6.02 एक्सपोनेंट 23 क्लोरीन एटम्स, और उनका जो मास होगा वो इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक मास होगा। और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। अच्छा, जैसे डजन यूज करते हो ना, अगर मैं कहता हूँ कि 1 डजन बनानाज है या 1 डजन एग्स है मेरे पास, तो 1 दर्जन केले और अंडे में दोनों 12-12 केले होंगे, 12 अंडे होंगे। तो इट डजेंट मैटर आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास 1 डजन चेयर्स हैं, तो कितनी चेयर्स हो जाएंगी? 12 चेयर्स हो जाएंगी। इसी तरह जरूरी नहीं है कि हम लोग मोल जो है वो सिर्फ एटम्स के लिए यूज करें, हम लोग मॉलिक्यूल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये नई चीज है, इसको ध्यान से सुनना। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है, तो इसका क्या मतलब है? मेरे पास कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इन सब का मास कितना होगा? मतलब अगेन, अगर मैं मास बैलेंस पे एक बीकर रखूं और मेजर करना शुरू करूं, तो आपने एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल डाला, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल डाला, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल डाला, और करते करते जब इनका मास 44 ग्राम्स हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि मैंने कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स डाल दिए इसमें? 6.02 एक्सपोनेंट 23 CO2 मॉलिक्यूल्स डाल दिए मैंने। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जब आप मास निकालोगे, तो वो मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? 12 कार्बन का हो जाता है, ऑक्सीजन 2 है तो 2 × 16, तो ये 44 ग्राम्स आता है। तो जो 44 ग्राम्स है, ये हरगिज एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास नहीं होता, बल्कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का मास उसके मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम के बराबर होगा। देखो, इसको इस तरह से समझो, अगर ये चीज अभी भी माइंड में नहीं घुसती है ना, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास 1 डजन एग्स हैं, आप कहोगे कितने कितने? 12 अंडे हैं, 12 एग्स हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि मेरे पास 1 डजन चेयर्स हैं, तो आप कहोगे 12 चेयर्स हैं। सही है। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास 1 डजन सोडियम एटम्स हैं, तो कितने सोडियम एटम्स होंगे? 12 सोडियम एटम्स हो जाएंगे, क्योंकि डजन में कितने यूनिट्स आते हैं? 12 आते हैं। सही है। अच्छा, इसी तरह डजन की तरह केमिस्ट्री में, क्योंकि हमारे पास जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो होते हैं, वो अगर हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक डॉट लगा दूं इंक का, तो इंक के एक डॉट में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इंक आ जाते हैं। तो डजन से तो काम नहीं चलेगा हमारा। तो हम लोगों ने एक और डजन की तरह एक इंट्रोड्यूस कराया, जिसको हम कहते हैं मोल।
अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ एग्स है तो उसमें कितने एक्स आ जाएंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 एक्स। लेकिन इतने नंबर ऑफ एक्स का हमारे पास कोई काम नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ चेयर्स हैं तो इसमें कितनी चेयर्स आ जाएंगी? 6.02 एक्सपोनेंट 23 चेयर्स। अब इतनी चेयर्स का ना हमारे पास कोई काम नहीं है कि हम इसको इतना नंबर यूज करें। भाई आपने चेयर्स ऑर्डर किए हैं तो 50 कर दोगे, 100 कर दोगे, 1000 कर दोगे। 6.02 एक्सपोनेंट 23 चेयर्स कहीं भी यूज नहीं कर रहे होगे क्योंकि इतने तो दुनिया में इंसान नहीं है। ठीक है, अच्छा इतना बड़ा नंबर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास, तो इसके लिए हमें यूज कहाँ कर रहे होते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए। अगर मैं कह रहा हूँ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स हैं तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स में कितने सोडियम एटम्स आते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स। ठीक है, और उनका जो कलेक्टिव मास होता है इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम होगा। इसी तरह देखो, जैसे डजन मैंने ये नहीं देखा ना कि किसके लिए यूज कर रहा हूँ, जिसके लिए भी यूज करोगे उसके उसमें 12 यूनिट्स आ जाएंगे। इसी तरह मोल भी आप ये नहीं देखोगे कि आप किसके लिए यूज कर रहे हो। अगर आपने एटम के लिए यूज किया है तो उसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स आ जाएंगे और उनका जो मास होगा, कलेक्टिव मास, मतलब इतने नंबर ऑफ सोडियम एटम्स का जो टोटल मास होगा वो उनके एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसकी जगह मॉलिक्यूल यूज कर लेते हो, अगर आप कहो कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा एक मॉलिक्यूल एक यूनिट है। जैसे सोडियम एक यूनिट था ना, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा एक मॉलिक्यूल एक यूनिट है। तो उसमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब अगर आप इसमें मतलब इतने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स लेते हो, पहले आपने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, करते 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 आपने 6.02 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जमा कर लिया अपने पास। तो उनका जो टोटल मास होगा ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हो? जैसे हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा मॉलिक्यूलर मास निकालने का, तो वो कैसे? कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, ऑक्सीजन 2 है, तो 12 प्लस 2 इंटू 16 हो जाएगा 44 ग्राम। तो ये जो 44 ग्राम है ये एक्चुअली 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का मास है। मतलब कितने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का एक साथ में रखूंगा तो वो 44 ग्राम बन जाएगा। 6.02 एक्सपोनेंट 23 एवोगाड्रो। तो इसको अगर मैं समराइज करना शुरू करूं चीजों को, लेकिन उससे पहले एक चीज और सुन लो। अगर हमारे पास हम कहें कि 1 मोल ऑफ किसी भी चीज के आइंस हैं, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइंस हैं तो कितना आइंस हो जाएंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 H पॉजिटिव आइंस हो जाएंगे। ठीक है, उसका मास जो भी होगा 1 रहता है जैसे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इसी तरह एक और एग्जांपल लो, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आएंगे उसमें? 6.02 एक्सपोनेंट 23 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स ये होगा, एटम नहीं कर देना इसको। और उसका मास क्या होगा क्लोरीन मॉलिक्यूल का? उसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। मतलब इतने नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स अगर आप एक साथ के रख दोगे तो उनका जो मास आएगा वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, जो कि 2 इंटू 35.5 71 ग्राम्स। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना। अगर मैं यही चीज आपको इस फॉर्म में बोलूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स है, पहले मॉलिक्यूल तक Cl2, अब यहाँ पे क्लोरीन एटम्स है तो कितने क्लोरीन एटम्स होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 क्लोरीन एटम्स होंगे, अब मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। और इतने क्लोरीन एटम्स जब आप एक साथ रख दोगे तो उसका मास जो है वो उसके एटॉमिक मास के बराबर बन जाएगा। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास। तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है क्लोरीन 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम का? 35.5 ग्राम। तो बताने की बात यह है कि हम जब भी प्रोडक्ट टेबल में मास नंबर देखते हैं वो कभी भी एक एटम का नहीं होता है। ठीक है, वो 1 मोल का होता है। 1 मोल में कितने होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये नंबर इतने ही क्यों डिसाइड किए गए? तो उसके पीछे एवोगाड्रो ने एक लॉजिक है उसके पीछे। ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता रखना है कि हमारे पास 1 मोल में इतने मास हो जाते हैं। और फिर कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये मास हम रिलेट किससे कर रहे होते हैं? इसको रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, क्योंकि हमने कार्बन 12 आइसोटोप्स के रिस्पेक्ट से उसको मेजर किया हुआ है।
ठीक है, कल वाली क्लास में डिटेल डिस्कशन हुई हुई है, तो जिन्होंने क्लास मिस करी थी वो उसको सही से चेक कर लो, देख लो, जो पूछना है वो पूछ लो। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो समझ ना आ रहा हो? अच्छा देखो, हमारे पास देखो, हमने अभी तक बात किस किस चीज की अभी जो एग्स और चेयर्स हैं, मोल्स तो इसमें यूज करना बेकार है, क्योंकि ये चीजें एग्स चेयर्स ये तो मैं यूज करूंगा ही नहीं। मोल्स के मैं किसके लिए यूज करूंगा? एटम्स के लिए, या मॉलिक्यूल्स के लिए, या आइंस के लिए। तो केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना, अगर मैं आपसे कहता हूँ एटम्स, क्योंकि केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हो तो इसमें आपको एटम भी मिल रहा है, आपको मॉलिक्यूल भी मिल रहा है, आपको कंपाउंड भी मिल रहा है। इसी तरह अगर मैं कोई कंपाउंड की एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं बोलूँ मेरा 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कितने कैल्शियम कार्बोनेट के उसमें इस तरह से वो कंपाउंड सब्सटेंस में कितना मॉलिक्यूल होंगे इसके, या मॉलिक्यूल कह दो या कंपाउंड कह दो, 6.02 एक्सपोनेंट 23 कैल्शियम कार्बोनेट्स होंगे इसमें। और इनका मास क्या होगा? इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जो कि कैल्शियम 40, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 3 × 16, तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास 100 ग्राम्स। इसी तरह याद रखना, जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें अगर मैं एटम्स की बात करूं या मॉलिक्यूल्स की बात करूं या आइंस की बात करूंगा या कंपाउंड को जो है ना मैं मॉलिक्यूल्स के साथ ही मिला रहा हूँ। ठीक है, तो इन सबको कलेक्टिवली केमिस्ट्री में एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है पार्टिकल्स। अगर हम वर्ड पार्टिकल यूज करते हैं ना तो इसका क्या मतलब है कि इसमें एटम्स भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, आयंस भी आ जाते हैं। इसको मैं समराइज करके ये लिख सकता हूँ ना कि 1 मोल की कोई भी चीज होगी, चाहे वो एटम होगा, चाहे वो मॉलिक्यूल होगा, चाहे वो आयन होगा, उसमें हमेशा कितने, अगर एटम की बात कर रहे हैं तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स आ जाएंगे। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं तो 1 मोल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं आइंस की बात कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा? 1 मोल ऑफ लेट्स से Na पॉजिटिव आइन हैव 6.02 एक्सपोनेंट 23 Na पॉजिटिव आइंस या सोडियम पॉजिटिव आइंस, तो आइंस भी आ जाएगा इसमें। ये मैं इनको कलेक्टिवली मैं पार्टिकल्स भी कह सकता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चंस करते वक्त हम ज्यादातर वर्ड पार्टिकल्स का यूज कर रहे होंगे, क्वेश्चंस में आता भी है पार्टिकल्स, तो जब भी वर्ड पार्टिकल आता है तो आप समझ जाना या तो ये एटम की बात कर रहा है या मॉलिक्यूल की, आयन की। क्वेश्चन देखते हैं जो डिटेल होगी उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि अगर सिंगल एटम है या मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम प्रोसीड करेंगे। अगर तो 1 मोल ऑफ एटम की बात कर रहे हैं तो 1 मोल ऑफ एटम में इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे और उनका मास जो होगा वो उनके एटॉमिक मास के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 और उनका कलेक्टिव मास जो होगा उनके मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। तो फिर मैं वो मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा तो मॉलिक्यूलर मास ले लूंगा, एटम्स की बात करूंगा तो एटॉमिक मास ले लूंगा। ठीक है, तो ये जो लाइन आपके पास बन रही है ना, ये पूरा का पूरा मोल समराइज कर रही है। इस लाइन का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आपने बस ये एक लाइन यूज करनी है अपने क्वेश्चंस में। अगर ये लाइन याद है तो सारे क्वेश्चंस कर लोगे, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा कोई भी। इसी तरह हम अगर गैसेस की बात करें ना, तो गैसेस में एक लॉ होता है हमारे पास कि अगर किसी कंटेनर में मेरे पास, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, मैंने बोला ये 1 मोल है, तो आप कहोगे कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। अब मैं टोटल सारे तो नहीं बना सकता, लेकिन मुझे पता है कि 1 मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे। अब अगर मैं बोलूं कि इनका मास कितना होगा तो आप बोलोगे जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है वो एक्चुअली एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का नहीं होता, बल्कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 यानी कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास जो होता है टोटल मास इनका बराबर होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे एमआर विच इज 44 ग्राम। ठीक है, ओनली फॉर गैसेस, ये मैं सॉलिड्स के लिए या लिक्विड्स के लिए नहीं बता रहा, मोल्स तो सबके लिए यूज होता है, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो उसके जो आइटम्स हैं, या कोई कंपाउंड है तो वो सॉलिड स्टेट है, या लिक्विड है, वाटर है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के उनके लिए भी मोल यूज होगा, आयंस के लिए भी यूज होगा, गैसेस के लिए भी यूज होता है। तो 1 मोल ऑफ गैसेस जो है ना वो हमेशा एक रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। ऑक्यूपाई का मतलब है कि अगर 1 मोल ऑफ गैस को आप खुला छोड़ दो ना, तो 1 मोल ऑफ गैस आपकी हमेशा एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। मतलब 1 मोल ऑफ एनी गैस will occupy a volume of 24 decimeter cube at
रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, आपकी जो नॉर्मल रूम कंडीशंस होती हैं, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर उसको बोलते हैं। अब हमें पता है कि अगर मैं गैस का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे ये बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में देखा था कि अगर हम गैस का प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम हो जाता है, इसी तरह टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो हम एक स्पेसिफिक रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये सारी बात कर रहे हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑलवेज ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मतलब जितना वॉल्यूम वो घेरेगा वो 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो उसका वॉल्यूम हमेशा 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। सही है। अच्छा, अब जिन लोगों को डेसीमीटर क्यूब में कंफ्यूजन है ना, तो ये एक यूनिट है। देखो जैसे हमारे पास क्या कहते हैं, लेंथ होती है ना मीटर, मीटर। सर 2 मिनट ऊपर वाली स्लाइड दिखा दें, कॉपी कर लें। कहाँ से दिखानी है, यहाँ से सही है? जी। अच्छा देखो, जिनकी लैग हो रही है क्या नेटवर्क कनेक्शन, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर मुझे मीटर से डेसीमीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम के लिए क्यूब देखता हूँ, मीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब, तो इन पे मैं क्यूब लगा दूंगा, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। ये बचपन में उसमें मैथ्स में पढ़ते हो ना, बस थोड़ा सा रिकॉल कर लो। इसी तरह मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वॉल्यूम्स की बात करूंगा तो इन पे क्यूब लगा दूंगा, तो 1 मीटर क्यूब जो है वो 10 एक्सपोनेंट 6 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। यूजुअली केमिस्ट्री में मोलर कैलकुलेशन में हमारे पास जो है ना 2 कन्वर्जन आ रही होती हैं। एक तो मीटर से डेसीमीटर क्यूब में आ रही होती है कि अगर आपने मीटर से डेसीमीटर क्यूब में जाना है तो आपने ये याद रखनी है। ऊपर से दूसरी आपकी आ रही होती है अगर आपने डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो 1 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ये अगर नंबर लाइन आपको याद होती है, ठीक है। अगर ये नहीं भी याद तो कोई मसला नहीं है, बस आप ये कन्वर्जन याद कर लो जो फाइनल आपको एक कन्वर्जन 1 दी हुई है ना, ये 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, इस पे क्यूब लगाओगे तो ये भी वही बन जाएगी, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाली कन्वर्जन। तो इस कन्वर्जन 2 जो है ना वो अक्सर यूज हो रही होगी इसमें। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास लेट से 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको डेसीमीटर क्यूब में बताओ, तो तुम्हें पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब के नीचे सेंटीमीटर क्यूब लिखो, उसमें कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे। ठीक है, एक्स मैंने ले लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 500 एक्स मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 500 डिवाइडेड बाय 1000, तुम्हारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.5, और ये किस में आएगी, 0.5 डेसीमीटर क्यूब। सही है, ये कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन आपको याद रखनी। वैसे तो तुम लोगों ने यूं याद किया हुआ था कि बड़े से छोटे में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में जा रहे हो तो डिवाइड कर देते हैं। अब अगर जैसे सर ये एक और बार बता दे कन्वर्जन। मैं बता रहा हूँ अब जैसे आपको मैंने बोला कि 1 मोल में 24 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो आपको अगर ये कन्वर्जन याद है, आपको पता है कि मेरे पास जो 1 डेसीमीटर क्यूब है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि मेरे पास 1 मोल में 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखो, तो 24 डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो ना। अगर आपको पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो 24 डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 24 इंटू 1000 और 1 इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू 24,000। तो आप यहाँ पे जिसको ये भी कह सकते हो कि 1 मोल 24 डेसीमीटर क्यूब या 24,000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। बात एक ही है, बस फर्क क्या है, वहाँ डेसीमीटर क्यूब ले लिया, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब ले लिया। सही है। अच्छा देखो, जिसको रेशियो मेथड समझ नहीं आता है ना, ये समझ लो, आज मैं समझा देता हूँ। ये बचपन में मैथ्स में पढ़ते हो, छोटी क्लास में ना 4-5 क्लास में रेशियो मेथड बड़ा पढ़ाया जाता है। ये बड़ा काम आने वाला है तुम्हारे पास, ओ लेवल केमिस्ट्री में भी, ए लेवल में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़ा काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कल मैंने एक बात की थी कि मैं कह रहा हूँ कि यार तुम लोग जो स्वीट्स वगैरह खरीदते हो, टॉफी, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक टॉफी जो है ना वो कोई भी इक्लेयर वगैरह है 2 रुपीज की है,
अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो है फिलहाल अभी क्या कहते हैं 350 रुपए हैं, तो मैं उसमें कितनी टॉफियां ले सकता हूँ? तो ये आप कैसे निकालते थे? आप कहते थे अगर आपको पता है कि एक टॉफी 2 रुपए की है तो रुपीस के नीचे रुपीस लिखोगे, टॉफी के नीचे टॉफी आ जाएगा। अब उसने आपको रुपीस बताए हुए हैं, टॉफी आपको पूछिए कि कितनी टॉफी ले सकते हो आप इसमें, तो आप रुपीस के नीचे रुपीस लिखोगे, तो आपने लिख दिया मेरे पास 350 रुपीस है, उसमें कितनी नंबर ऑफ टॉफीज आ जाएंगी उसको मैंने एक्स कर लिया। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 350 is equals to x multiplied by 2। x क्या है? नंबर ऑफ टॉफी that can be bought for 350 rupees। तो x आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 2। सही है, और 350 डिवाइड बाय 2 हमारे पास आ जाता है 175। इट मींस यू कैन बाय 175 टॉफीज। नहीं हसन, देखो ऐसा नहीं है, ये मेथड बिगर और स्मॉलर हो दोनों चलेगा। मुझे नहीं पता आप कौन सी एग्जांपल कह रहे हो, लेकिन अगर एग्जांपल कोई सामने है तो बताना। लेकिन लीनियर चेंज हो रहा हो, प्राइस में लीनियर ही होगा ना। अगर आप कह रहे हो मुझे एक चीज जो है वो 12 रुपए की है, अब अगर आप वो 10 चीजें लोगे तो वो तुम्हें पता है मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे। ये तो एक आसान सी कन्वर्जन है ना। हंसते पता है कहाँ पर है हम? देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि मेरे पास क्या कहते हैं $1 आज कितने का चल रहा है? डॉलर 168 का है शायद, 168 रुपीज का है, 165 का है, चलो 168 लिख दिया मैंने। $1 जो है वो 168 रुपीज का है। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि मेरे पास जो है ना 5469 रुपीज हैं, तो कितने डॉलर होंगे? तो आप यहाँ पे लिख दोगे 5469 रुपीज, यहाँ पे एक्स कर दोगे तो वो डॉलर आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 5469 is equals to x multiplied by 168। तो x would be 5469 divided by 168। सही है, तो इतने नंबर ऑफ रुपीज आ जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि मैंने आपको ये बड़ा ही दिया हुआ। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास $1 जो है वो 168 रुपीज का है, इस वक्त जो है वो मेरे पास सिर्फ 30 रुपीज हैं, तो कितने डॉलर होंगे? तो आप रुपीज के नीचे अभी भी रुपीज लिख दो और डॉलर के नीचे एक्स लिख दो, क्योंकि आपको डॉलर निकालना है, वो अननोन है। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 30 एक्स इंटू 168। तो ये सबके लिए यूज हो रहा होगा, चाहे नंबर आपका बड़ा हो चाहे उससे कन्वर्जन रेट से छोटा हो, डजेंट मैटर। तो ये आपके पास आ जाएंगे। अब डॉलर जाहिर है एक से कम ही आएगा ना, 168 से कम है तो $0.178 आ जाएंगे। तो ये हमारा रेशियो मेथड है जो कि हमारा मोल्स में एज इट इज यूज हो रहा होगा। कैसे यूज हो रहा होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल एक एग्जांपल दी थी, वो मुझसे आज कोई जिसने कमेंट भी किया हुआ था कि अगर मेरे पास 105 ग्राम्स ऑफ सोडियम एटम्स हैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास 105 ग्राम्स ऑफ सोडियम एटम्स हैं, इसका क्या मतलब है कि 105 ग्राम्स ऑफ सोडियम एटम्स। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ कितने मोल्स हैं सोडियम एटम्स के, या कितने नंबर ऑफ सोडियम एटम्स हैं, तो आपको मैंने अभी एक लाइन बताई। वो लाइन क्या है कि अगर कोई भी चीज 1 मोल है तो उसके 1 मोल जो है वो हमेशा 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स के बराबर होगा। पार्टिकल्स में अगर वो एटम है तो एटम हो जाएगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, आइंस है तो आइंस, और उसका जो मास होगा वो इक्वल टू एटॉमिक मास अगर एटम की बात कर रहा हूँ, और इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अगर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। सही है। तो अब देखो, अगर मुझे पता है, मैं सोडियम एटम्स की बात करूं तो तुम्हें ये चीज पता चल गई है आप कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स का मतलब ये है कि उसका मास कितना होगा। तुम्हें पता है कि उसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स है, चाहो तो वो भी लिख लो। इतने सोडियम एटम्स होंगे और उनका मास जो होगा वो उनके एटॉमिक मास यानी 23 ग्राम के बराबर होगा। अभी मैंने आपको सोडियम के एटम्स दिए में उसका मास दिया हुआ है, और मैं पूछ रहा हूँ कि 105 ग्राम में कितने मोल ऑफ सोडियम होंगे। अगर मैं मोल्स पूछ रहा हूँ तो आप क्या करोगे, इस लाइन में से मोल और 23 ग्राम इसको उठा लोगे, क्योंकि ये मोल नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है। इसी तरह ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, ये सारे आपस में इक्वल हैं। तो आप ये कह सकते हो कि 1 मोल, अच्छा मेरा क्वेश्चन क्या अभी मैंने पूछा है, चलो मैं लिख देता हूँ। How many moles are there in 105 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स? ये मेरा क्वेश्चन है। आपको वो जो लाइन है ना
वो लाइन आपने अब सोडियम एटम्स के लिए बना ली है। कैसे सोडियम एटम्स के लिए बना ली है? क्योंकि मैंने लिखा सोडियम और एटम्स लिखा साथ, तो आपने बोला कि आपको पता है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स का जो मास होता है ना, वो हमेशा उसका एटॉमिक मास यानी कि 23 ग्राम के बराबर होगा। ठीक हो गया? अब आपको कितना मास दिया हुआ है? 105 ग्राम। तो आप मास के नीचे मास लिख दोगे, आप बोलोगे 105 ग्राम ऑफ सोडियम एटम दिए हुए ना, तो 23 ग्राम 1 मोल ऑफ सोडियम एटम के बराबर है। 105 ग्राम जो है वो कितने सोडियम एटम्स के बराबर होगा? x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू 105 इज इक्वल टू x इंटू 23। x आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 23। सही है? तो कितने मोल्स आ जाएंगे सोडियम एटम्स के 105 ग्राम में? 4.6 मोल्स। यही काम जो है ना, हमें बचपन से फॉर्मूला रटाया हुआ होता है, फॉर्मूला हम लोग याद कर रहे होते हैं मोल्स का। कैसे? अच्छा, इसको देखो, इसमें हम लोग ना एक फॉर्मूला यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स का, जो मैंने कल बताया भी था। नंबर ऑफ मोल्स वो बराबर होता है मास इन ग्राम के, जो भी तुम्हें मास दिया हुआ है उस एटम का या मॉलिक्यूल का, डिवाइडेड बाय, अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। अभी यहाँ पे हमारे पास जो है वो एटम है ना, सोडियम एटम्स की बात करें तो मैं नीचे एटॉमिक मास लूंगा, वरना अगर मॉलिक्यूल होता कोई तो मॉलिक्यूलर मास ले लेते। तो नंबर ऑफ मोल्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, मास इन ग्राम को हम ऐसे लिख देते हैं, मास इन ग्राम या एम लिख देते हैं उसकी जगह पे, और एटम्स की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं। मास कितना दिया हुआ है? 105 ग्राम्स। और एटॉमिक मास इसका हमें पता है सोडियम का 23 होता है। तो देखो ये चीज बन गई है। सही है? आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला चलो मोल्स का तो आपने याद किया हुआ है, लेकिन आगे अगर वो क्वेश्चन में ये पूछ लेता तुमसे, अगर मैंने अभी क्वेश्चन पूछा ना, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 105 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स, मैं थोड़ा सा अपना क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 105 ग्राम ऑफ सोडियम। अब कितने सोडियम एटम्स होंगे? 105 ग्राम ऑफ सोडियम मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है, अगर तो उस बताओ उसमें कितने सोडियम एटम्स होंगे। अब उसके लिए क्या नया फॉर्मूला याद करोगे? नहीं, आप बस एक लाइन याद रखो। वो लाइन क्या है कि अगर मेरे पास 1 मोल किसी भी चीज का है, इस केस में सोडियम एटम है, तो वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये लाइन याद है ना? इस लाइन में से सिर्फ अब ये वाली कन्वर्जन उठा लो, पहली वाली नंबर मोल्स टू एटम वाली उठा लो। सही है? अब मास का काम आपका यहाँ पर है 23 ग्राम। अब आप ये या तो पहले मोल निकालो उसके, फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालो, या आप डायरेक्ट जो दूसरी वाली कन्वर्जन है ना, जिसमें वो डायरेक्ट उसने क्या लिखा हुआ है, अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 मोल जो है वो एटॉमिक मास के बराबर है, एवोगाड्रो के बराबर है, और एटॉमिक मास के भी बराबर है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि अगर मेरे पास 23 ग्राम ऑफ सोडियम का मास है, मतलब एटॉमिक मास के इक्वल मास है, तो उसमें 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स होंगे या 6.02 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स होंगे। देखो इसको यूं समझो, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 1 मोल है, तो 1 मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स हैं सोडियम के, और उनका मास जो है एटॉमिक मास के बराबर है। तो ये जो दो बात के जो इक्वल्स टू का मतलब है सारे एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के बराबर हैं। मतलब मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम जो होता है ना, वो अगर एक साथ कहीं रखा हुआ हो तो उनका मास एटॉमिक मास के बराबर होता है, जो कि सोडियम का 23 ग्राम है। तो मेरे पास डायरेक्ट कन्वर्जन बन जाएगी मास टू नंबर ऑफ एटम्स। अब मैं 105 ग्राम में चेक करना चाह रहा था ना कितने एटम्स हैं, तो 10 मास के नीचे मास लिख दूंगा और यहाँ पे एक्स लगा दूंगा, तो अब नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। वो कैसे निकालोगे? अब x ये हो जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 105, और 23 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हुआ है x से, तो नेक्स्ट स्टेप में वो जाके वहां पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 23। तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइडेड बाय 23, ये मेरे पास 2.7 एक्सपोनेंट 24 एटम्स आ जाएंगे। बात समझ आई? अब इसके लिए आप अलग फॉर्मूला नहीं याद करोगे बना के, एवोगाड्रो नंबर के लिए मैं अलग फॉर्मूला बनाऊंगा नंबर ऑफ एटम्स निकालने, नहीं, आप ये वाली लाइन यूज करोगे। हाँ, मोल्स निकालने के लिए
अगर आपने ये फॉर्मूला याद करना है तो ये फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन बाकियों के लिए वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, मास निकालना है, तो फिर जो है आप फॉर्मूला अलग अलग याद नहीं करोगे, वरना वो बुक में देखो तो बहुत सारे फॉर्मूले उसने दिए हुए होते हैं। अब इस तरह से 7-8 फॉर्मूले बन जाएंगे, और अगर मोल्स खत्म करोगे तो आप टोटल जो है वो 9 फॉर्मूले याद कर रहे हो। हम लोग सिर्फ 2 फॉर्मूले याद करेंगे और एक ये लाइन याद करेंगे, बस दैट्स इट। और एक फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का जो आपको याद हो गया, एक फॉर्मूला कंसंट्रेशन में याद करेंगे, वो भी चाहो तो ना याद करो अगर रेशियो मेथड समझ आ जाता है, बाकी बीच में हम कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे इसमें। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तो कुछ पूछना चाहता है, समझ ना आया हो तो मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे बता दो। सर एक बार और रिपीट करते हैं। कहाँ से? मैं दूसरी एग्जाम्पल से रिपीट करूंगा, तो इसलिए पूछा हूँ कहाँ से, बताओ। सर ये जो आपने एग्जांपल दिया ना, ऐसी कोई एग्जांपल एक बार और समझा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, दोबारा कोई और एग्जाम्पल लेके ये काम करते हैं। अगर मैं देखो हमारे पास अब जो लाइन बन गई थी ना, वो लाइन क्या बननी थी कि मेरे पास अगर किसी भी चीज का 1 मोल है तो उसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होंगे। वो एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा क्या दिया हुआ है। अगर वो एटम है तो उसका मास एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूल है तो उसका मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। एक चीज और ऐड कर लो कि 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सही है, आरटीपी। इस लाइन में ये भी चीज याद कर लो। अच्छा, इस लाइन में एक चीज और है, 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी। ये एसटीपी क्या होता है ये बाद में बताऊंगा, बस ये लाइन अभी फिलहाल हम यूज करेंगे 24 डेसीमीटर क्यूब तक। तो ये लाइन में हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, देखो अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास क्या कहते हैं 5 kg ऑफ अमोनिया गैस है, 5 kg ऑफ अमोनिया गैस है, अमोनिया इज NH3, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अमोनिया गैस का। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा जो पार्ट ए है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे अमोनिया गैस जो है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस हैं। अब मैं एटम्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल है ना, मैं एटम्स की बात नहीं कर सकता। पहला मेरा क्वेश्चन ये है, अच्छा पहले मैं सिंपल से स्टार्ट करता हूँ, मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया गैस बता दो, फिर मॉलिक्यूल पे चलते हैं कि कितने मोल्स होंगे। मोल्स कैसे निकालोगे, हमें पता है कि 1 मोल जो होता है, अब ये देखो इसने दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में मुझे मास दिया हुआ है अमोनिया का। अच्छा, तो मैं अब कौन से 2 कन्वर्जन उठाऊंगा, मोल और मास वाली, इन दोनों को लूंगा, है ना। और मुझे पता है मोल और मास वाली, तो मैं ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स मास, और क्योंकि मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना, अमोनिया मॉलिक्यूल है तो MR। और मैं अपना रेशियो मेथड भी यूज कर सकता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 मोल जो है वो बराबर है किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वो निकालो, नाइट्रोजन इज 14, हाइड्रोजन जो होता है 1 होता है, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास आ जाता है 17। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया में, पूरी लिख लेते हैं ये स्टेटमेंट, चलो ना, 1 मोल ऑफ अमोनिया अगर मेरे पास होगी तो उसका मास कितना होगा, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया के बराबर। सही है। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास टोटल 5 kg अमोनिया है, तो 5 kg अमोनिया को तो पहले तो kg को ग्राम में कन्वर्ट करोगे क्योंकि यहाँ पे आप ग्राम में ले रहे हो, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम। तो 5000 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने मोल्स ऑफ अमोनिया होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5000 x into 17, this will give you 5000 divided by 17। अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे तो मास कितना दिया हुआ है, 5 kg, 5 kg को ग्राम में जरूर कन्वर्ट करना, सिर्फ ग्राम में मास लेंगे, मोल्स में हम किलोग्राम में नहीं लेंगे। क्वेश्चन में किलोग्राम में दे सकता है लेकिन हमें ग्राम्स में चाहिए होगा। डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है, 17। देखो यही बन गई, घूम फिर के इसी बन जाएगा। तो आप इसके लिए तो फॉर्मूला याद कर लो, रेशियो मेथड अगर आप नहीं करना चाहो, वो बनता वही है, रेशियो मेथड से फॉर्मूला बन रहा है। लेकिन आगे देखो, आगे अगर मैं फॉर्मूला आगे भी फॉर्मूले याद कराना शुरू कर दूं तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये 294 मोल्स बनता है वैसे मेरे पास, 294 मोल।
अब देखो मैं इसका पार्ट बी क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, क्योंकि मॉलिक्यूल है ना तो नंबर ऑफ एटम्स की बात नहीं करूंगा, मॉलिक्यूल की बात करूंगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस बताओ। अब आपने मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे? अब क्या उसके लिए मैं एक नया फॉर्मूला बनाऊं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए? ये एन जो था नंबर ऑफ मोल्स के लिए बनाया बता। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या मैं अलग बनाऊं फिर उसको अलग याद करूं? नहीं, हम जो है वो ये इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वेशन क्या कहती है हमें कि 1 मोल जो है, अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करोगे, इसको मोल को और पार्टिकल्स को। पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल आते हैं ना, अगर ये मॉलिक्यूल है तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया हो जाएंगे। तो ये लाइन क्या बनेगी? 1 मोल ऑफ अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया होंगे। सही है। अच्छा, अब अगर आपने ये मोल ले लिया तो आपने यहाँ पे जो मोल निकाले हैं उसको डायरेक्ट यूज कर लो, 294 मोल। लेकिन अगर आपने पहला स्टेप करा ही नहीं होता, वो क्वेश्चन में आपको मोल्स निकलवाता ही नहीं, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में आपसे मोल्स निकलवाता ही नहीं और उसने सिर्फ मास दिया हुआ है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग डायरेक्ट जो है ना वो मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं ना। वो कैसे? वो इस तरह से देखो कि ये इक्वल्स टू जहां जहां लगे हुए हैं सारे एक दूसरे के आपस में बराबर है ना, तो मैं क्यों ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स को और मास को डायरेक्टली कंपेयर कर लूं। मैं मोल्स बीच में लेकर ही क्यों आऊं? मेरा एक स्टेप बच जाएगा पूरा। मैं क्या करूं? मैं सिंपल ये बोलूं कि मेरे पास, अगर मैं ये कह सकता हूँ कि 1 मोल जो है वो 6.02 मॉलिक्यूल्स के अमोनिया के बराबर है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ अमोनिया जो है उसका मास जो होगा, 1 मोल का मास हमेशा मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है किसी भी मॉलिक्यूल के। तो मैं ये कह सकता हूँ 1 मोल ऑफ अमोनिया जो है उसका मॉलिक्यूलर मास 17 ग्राम है, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया के बराबर है। ठीक हो गया? तो 5000 ग्राम अमोनिया, क्योंकि क्वेश्चन में किलोग्राम में दिया हुआ है लेकिन हमें ग्राम में रखना होता है उसको, 5000 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने मोल्स ऑफ अमोनिया होंगे अगर मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये मास की कन्वर्जन हो गई। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की करनी है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने यहाँ पे ग्राम्स के बजाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रख लो। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे पार्ट ए जो है वो करवाया ही नहीं इसने, ये वाला पार्ट ए करवाया ही नहीं इसने। उसने डायरेक्ट मुझसे कह दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया गैस निकालो। तो मैं ये वाली कन्वर्जन भी उठा सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका जो मास होगा वो उनके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। मतलब पहले मैं ये कह रहा था कि 1 मोल जो है वो इतने नंबर ऑफ एटम्स के बराबर है, उनका इतना मास है। मैंने 1 मोल वाली चीज हटाई दी है, मैं कह रहा हूँ करवाई नहीं मुझसे क्वेश्चन में, तो मैं डायरेक्ट यूं भी लिख सकता हूँ। जब मैं डायरेक्ट यू लिखूंगा तो फिर यहाँ पे मैं अमोनिया का मास लिख दूंगा नीचे, 5000 ग्राम ऑफ अमोनिया जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 5000 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 17। सही है? ये बात समझ आई है? इसमें इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। 26 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब ये बात जो है ना, अब तुम कहोगे कि यार डायरेक्ट जो है वो हमें जब पता ही था तो डायरेक्ट जो है वो डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो डिवाइडेड बाय ये कर लें, उसका ये हमेशा यही रहेगा। वो हाँ बिल्कुल हमेशा यही रहेगा। ये जब मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ ना, अब जब आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको ये सारी चीजें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको माइंड में ही होगा कि अच्छा इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे डिवाइड होगा, मेरा आंसर आ जाएगा। सर एग्जाम के अंदर सर हमें इसकी वर्किंग कर दिखाना जरूरी है या फिर हम कर डिपेंड सकते करता है हैं? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन के नंबर पे डिपेंड करता है। अगर एमसीक्यूज में आता है तो वर्किंग नहीं दिखानी है, वो 1 मार्क का होगा। लेकिन अगर पेपर 2 में आता है तो फिर वो वर्क अगर 2 मार्क्स का दे रहा है तो मतलब वो वर्किंग एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, तो क्वेश्चन के मार्क्स देखते हुए आप डिसाइड करोगे कि वर्किंग दिखानी है या नहीं दिखानी। कुछ क्वेश्चंस में वर्किंग इतनी ज्यादा होती है कि वो करनी पड़ जाती है, वरना वो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते।
कुछ क्वेश्चन में वर्किंग दिखानी होती है, कुछ क्वेश्चन में वो 1 मार्क का होता है, वर्किंग होती है पीछे, लेकिन वो आंसर उसका 1 मार्क का होता है, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि वर्किंग के मार्क्स नहीं है, सिर्फ फाइनल आंसर के मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, आपकी मार्किंग के ऊपर, कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा जी, समराइज करें इस लाइन को दोबारा से। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं लाइन कह रहा हूँ ना, कि 1 मोल जो है वो किसी भी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स से मॉलिक्यूल आइन। अब जैसे पहले मैंने एटम की एग्जांपल ली थी, अब मॉलिक्यूल्स की ले ली, तो एटम मॉलिक्यूल आइन तीनों आ जाते हैं, और उनका जो मास होगा वो, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, अगर वो कोई गैस है तो 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी रूम टेम्परेचर पे, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.4। ठीक है, रूम टेम्परेचर वो होता है जो आपके रूम का टेम्परेचर यूजुअली चल रहा होता है 25 डिग्री सेल्सियस वाला, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो होता है वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही होता है, प्रेशर कुछ डिफरेंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। बहरहाल आपने उसकी डिटेल में नहीं जाना, आपने याद रखना है कि क्वेश्चन में अगर वो एसटीपी कह देता है तो आपने 22.4 लिखनी है, आरटीपी कह रहे थे तो 24 डेसीमीटर क्यूब 1 मोल के बराबर लेना है। सही है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, हम लोग वर्कशीट पे जाते हैं वरना किसी को कोई प्रॉब्लम है, यू आर फ्री टू आस्क। ओके, वर्कशीट 1 क्वेश्चन 1। अच्छा देखो इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सिंपल सी बात है, अगर आपको कह रहा है कि 1 मोल कि अगर किसी भी कंपाउंड हो, चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, अगर वो 1 मोल का मास पूछ रहा है, तो अगर इनमें से कोई चीज एटम होगी तो वो इसके एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगी, मॉलिक्यूल होगा तो इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा, कंपाउंड होगा तो इसके भी मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। मतलब मॉलिक्यूलर मास हम मॉलिक्यूल्स के लिए भी निकालते हैं और कंपाउंड्स के लिए भी निकालते हैं। इसने यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल, मास पूछ रहा है ऑफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो 1 मोल का मास किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, तो इन सब के आपको मॉलिक्यूलर मासेस निकालने हैं। सीधा सीधा भी कह सकता था कि मॉलिक्यूलर मासेस निकाल दो, नहीं, मोल्स को यूज करवाना है ना उसने, मोल्स के कॉन्सेप्ट देखने हैं, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड से उनके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो आप क्या बोलोगे, कितना होता है उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। CO2 उसका 1 मोल का मास जो होगा उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो कुछ लोग बिल्कुल ही क्या कहते हैं, हाँ, अब अगर मैं आपसे कह दूंगा 2 मोल का मास कितना होगा, तो आप मल्टीप्लाई बाय 44 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे ना। कुछ लोग इसके लिए भी फॉर्मूला यूज करते हैं, कर लो चलो कोई बात नहीं। 2 मोल का मास आपसे वो पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर MR, क्योंकि मॉलिक्यूल है, 2 मोल्स है, मास आपने निकालना है, MR इसका 44 होता है, तो 44 इंटू 2। सही है, तो फॉर्मूला अगर साथ लेके चलना चाहो, समझ नहीं आता रेशियो मेथड, तो पहले पहले साथ लेके चलो फिर समझ आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। अब कोई तुमसे कह देता है कि मेरे पास 2 नहीं बल्कि मेरे पास 3.8 मोल्स हैं, उसका मास कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आपने यहाँ पे 3.8 रख देना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल उसने एल्यूमिनियम के 1 मोल का मास पूछा है, तो एल्यूमिनियम का जो 1 मोल का मास है उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो पूछ रहा है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास बता दो। तो आपको पता है 1 मोल का मास किसी भी कंपाउंड के MR के बराबर होता है, आपने MR निकाल लेना है इसका, सिंपल। ठीक है, या फॉर्मूला यूज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर MR, यहाँ भी आपने MR ही निकालना है। 1 इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय MR ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16, क्योंकि एल्यूमिनियम का 27 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 102। तो आप क्या करो, 1 मोल के लिए मास 102 है, अब यहाँ पे 102 रखोगे तो मास आपका 102 ही आएगा ना 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद। अगर 2 मोल्स या 3 मोल्स या कोई भी नंबर ऑफ मोल्स बोलता है तो उसका मास निकाल लेते हैं।
सही है। जो क्वेश्चन 1 है कह रहा है मास ऑफ वन मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो इसमें आपने समझना ये कि बस सिंपल इनके मॉलिक्यूलर मासेस पूछ रहा है, आपने मॉलिक्यूलर मासेस निकाल देना है। समझ आया ये क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम है इसको क्वेश्चन 1 करने में किसी को? अभी डिफरेंट आंसर्स क्यों बता रहे हो मुझे, ये पुराने हैं क्या 88,102? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे किसी भी चीज के 1 मोल का मास बता दो, तो आप मुझसे सब पहला सवाल क्या पूछोगे, वो चीज एटम फॉर्म में है या मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है? मैं बोलूंगा एटम है तो आप बोलोगे 1 मोल इसका एटॉमिक मास के बराबर होता है। मैं बोलूंगा कंपाउंड है तो आप बोलोगे मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो आपने यहाँ पे 1 मोल के मासेस निकालने थे। अच्छा देखो क्वेश्चन 1 और अच्छे समझ आएगा, क्वेश्चन 2 देख के। वो पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स आर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। उसने 36 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स दिए हुए हैं। अब वो तुम्हें पता है ना कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है उसके एटॉमिक मास के बराबर, और एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम। अब मैं बीच से उस लाइन में नंबर ऑफ एटम्स को नहीं लिख रहा, नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं तो 1 मोल ऑफ कार्बन जो है मेरा, अगर मैं पूरी बात करूं ना, मैं बोलूं 1 मोल ऑफ कार्बन जो है मेरा वो बराबर होगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 कार्बन एटम्स के, और उनका जो कलेक्टिव मास बनेगा वो 12 ग्राम, यानी उसके एटॉमिक मास के बराबर बनेगा। अब वो मोल्स की बात कर रहा है और मास की बात कर रहा है ना यहाँ पे देखो, तो मैं 1 मोल डायरेक्ट ये चीज उठा लूंगा मोल और मास, तो 1 मोल ऑफ कार्बन जो है मेरा वो 12 ग्राम के बराबर होगा, तो 36 ग्राम ऑफ कार्बन कितने मोल्स के बराबर होगा, ठीक है। 36 डिवाइड बाई 12। इसमें अगर फॉर्मूला यूज करना था नंबर ऑफ मोल्स का, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, मास इन ग्राम्स ओवर, अब कार्बन एटम्स है तो AR लिख देना नीचे। कितने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मास कितना दिया हुआ है 36 ग्राम, एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12, यहाँ से भी वही बनेगा, और ये 1 इंटू 36 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, यहाँ से भी वही बनेगा 36 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझो। अब जैसे 0.2 ग्राम ऑफ हीलियम एटम्स हैं, तो हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 4, तो आपने क्या करना है 0.2 डिवाइडेड बाय 4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन 1 और 2। अब बताओ हुनैन, अब समझ आया? थ्री मोल, इसने दोबारा समझाने का क्या था, कौन था वो? सही है, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 3 पे चलें। वो कह रहा है फाइंड आउट द मास ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब उसने नंबर ऑफ मोल्स दे दिया, मास पूछ रहा है, तो या तो आप वो देख लो कि हमें पता है कि किस कोई भी चीज अगर 1 मोल होती है तो उसका मास, अगर वो एटम है, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम एटम कह रहा है, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, एल्यूमिनियम एटम कह रहा है, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम का मास उसका एटॉमिक मास के बराबर होगा जो कि 27 ग्राम होता है। तो 4 मोल का मास कितने के बराबर होगा, x। और यहीं पे अगर तुम्हें वो फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर, क्योंकि एल्यूमिनियम एटम कह रहा है तो एटॉमिक मास, तो 4 मोल्स दिए हुए हैं उसने, मास तुम्हें निकालना है, एटॉमिक मास 27 होता है, तो मास कितना बन जाएगा उसका 4 इंटू 27। इसी तरह अगर ये रेशियो मेथड यूज करोगे तो यहाँ भी यही था, x इंटू 1 इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 27। सही है, दोनों तरफ से एक ही आंसर आना है, 108 कह रहे हो। तो मास निकालने के लिए इनके मास निकाल सकते हो। अगर मैं कहूँ कि 5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम, तो फॉर्मूला यूज करना है नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर MR, AR लूंगा क्योंकि एटम्स की बात कर रहा है, तो मोल्स की जगह 5 रखोगे, मास आपने निकालना है, और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 24। सही है। इसी तरह गैसेस को भी कंपेयर कराएगा। अब गैसेस के लिए अब मैं तुम्हें अलग फॉर्मूला याद कराऊं कि मास ओवर MR का, तो मैं फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें बस वो लाइन यूज करवा दूंगा। लाइन क्या है 1 मोल। अब देखो
जब फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं तो मैं वो लाइन उस लाइन को याद करने पे क्यों प्रेशराइज कर रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि ऊपर तक अभी तक ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूला यूज करना ज्यादा आसान है। सही है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए कर लो, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स के लिए फिर एक अलग फॉर्मूला बनाओ, फिर वॉल्यूम के लिए एक अलग फॉर्मूला बनाओ, और फिर जब मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के लिए नीचे एक अलग फॉर्मूला याद रखो, एटम है तो एटॉमिक मास के लिए एक फॉर्मूला याद रखो। इस तरह तो बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। और अगर फिर वो कहता है कि मोल्स और मास को कंपेयर कराना है तो उसका अलग फॉर्मूला है, मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स और मास को कंपेयर करवाना है तो उसका एक अलग फॉर्मूला बनेगा। 9 से 10 फॉर्मूले बन जाते हैं ऐसे ऐसे करते करते, इसलिए फॉर्मूला जो है ना मैं अवॉइड करने का कह रहा हूँ। अब जैसे वॉल्यूम है, उसने कहा है कि फाइंड आउट द मोल्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस 240 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया। अब मुझे पता है कि 1 मोल मेरा 6.02 एक्सपोनेंट 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा, और उसका मास कितना होगा इक्वल्स टू अमोनिया का जो एमआर होता है 17 ग्राम्स के बराबर होगा, और उसका वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि ये गैस है ना और वॉल्यूम से गैस के लिए लेंगे, सॉलिड और लिक्विड्स के लिए नहीं लेंगे, तो वो 24 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। या अगर सेंटीमीटर क्यूब में मैं बोलूँ तो वो कितना हो जाएगा 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। अभी मैंने कन्वर्जन कराई थी ना, 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 24 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा 24,000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। तो इससे क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब की तरफ क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि इसने वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है ना अमोनिया का। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ देखो मोल्स, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है मोल्स निकालो और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे मोल्स दूंगा और अपना वॉल्यूम 24,000 वाला ले लो वॉल्यूम, ये वाला, इन दोनों को कंपेयर करा लो बस। ये क्वेश्चन बाकी बीच में सब भूल जाओ, बोलो कि 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस जब भी होगी मेरे पास, उसका वॉल्यूम जो होगा वो 24,000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 24 क्यूब क्योंकि आरटीपी पे बोला हुआ है। तो 240 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिखा, नंबर ऑफ मोल्स के नीचे नंबर ऑफ मोल्स लिखेगा। 240 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया में कितने मोल्स होंगे वो निकाल लो। 1 into 240 x मल्टीप्लाई बाय 24,000, तो x क्या आ जाएगा 240 डिवाइड बाय 24,000। सही है, तो इसका आंसर 0.01 मोल, 0.01 मोल ऑफ अमोनिया गैस। इसी तरह तुमसे वो ई कह रहा है 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, कोई भी गैस हो, तो उसके मोल्स पूछ रहा है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। वो कह रहा है कि 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दी हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये होता है, इसका MR निकाल के रख लो। MR कितना होता है, सल्फर 32, ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 16, तो 2 into 16, तो ये हो जाएगा 32 + 32 would be 64 ग्राम्स। वो मुझसे मोल्स पूछ रहा है इसके, तो मुझे पता है कि 1 मोल की कोई भी गैस होगी ना, उसका मास जो होगा उसका MR के इक्वल होगा, तो इसका MR है 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर मास की बात कर रहा है, अभी वो मास की बात नहीं कर रहा है, वो उसने मुझसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर मास की फॉर्म में दे रहे तो मैं मास यूज कर लेता हूँ। अभी उसने वॉल्यूम बोला हुआ है 2.5 डेसीमीटर क्यूब, तो मैं कौन सी कन्वर्जन उठाऊंगा, मोल्स और वॉल्यूम वाली। मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कितने वॉल्यूम के बराबर होता है, 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। उसने मुझे 2.5 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ, तो 2.5 डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स होंगे मैं वो इस रेशियो मेथड से निकाल लूंगा। वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम रखा और यहाँ पे मोल्स निकाल लिए, तो हो जाएगा 1 into 2.5 x into 24, तो x would be 2.5 divided by 24। तो इससे मेरे मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन 2.5 डेसीमीटर क्यूब पता चल जाएंगे। ठीक है, 0.104 मोल। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? अच्छा, एक इस क्वेश्चन को ना मैंने थोड़ा सा चेंज करना है। मैं
1 मोल, मैं तुमसे ना ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है ना, इसका मास बता दो। तो जरा इसका मास निकाल के बता सकते हो कैसे निकलेगा? तुम्हें सबमिट की क्यों टेंशन हो गई? अभी जो वर्कशीट में कराता जा रहा हूँ होमवर्क में, वो वाली वर्कशीट कर लेना। अभी वर्कशीट 1 कर रहे हैं आज, तो आप वर्कशीट 1 कर लेना। 10 मिनट लगेंगे तुम्हें करने में। मुझे ये बताओ 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मास कितना होगा? देखो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन माइंड में रख लो। ये इक्वेशन जो है ना वो बहुत जरूरी है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि 1 मोल ऑफ सल्फर, अगर ये पूरी इक्वेशन मैं सल्फर डाइऑक्साइड के लिए बनाऊं, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में कितने सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे। उसका मास कितना होगा? इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, जो कि तुमने कितना ऊपर मैंने निकलवाया था तुमसे, यहाँ पे निकलवा के रखा था ना, कितना आता है? 64 ग्राम्स। तो 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में 6.02 एक्सपोनेंट 23 सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे और उसका मास होगा 64 ग्राम्स। क्योंकि ये गैस है तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 24 डेसीमीटर क्यूब। अब उसने क्वेश्चन में मैंने तुमसे कहा है कि वॉल्यूम दिया हुआ है और मैं मास पूछ रहा हूँ। तो अगर मैंने वॉल्यूम दिया हुआ और मैं मास पूछ रहा हूँ, तो आप जो है ना यहाँ पे मोल वोल बीच में नहीं लाओ। फिर आप वॉल्यूम और मास को डायरेक्ट कंपेयर करा लो। आप ये कह दो कि जो 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अगर मेरे पास होगा, तो उसका वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई हो रहा होगा? 24 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर मेरे, अच्छा इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जब भी उसका वॉल्यूम होता है तो वो कितना मास ऑक्यूपाई, उसका कितना मास होता है? 64 ग्राम। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, तो उसका मास कितना होगा? तो वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिखो, यहाँ पर लिख दो। अगर मेरे पास 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है तो उसका मास कितना होगा? ठीक है, ऐसे भी यूज कर सकते हो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 24 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2.5 इंटू 64। एक्स वुड गिव यू 2.5 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 24। 6.67। समझ आ रही है बातें? अच्छा अब देखो हमारी क्लास हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, इससे आगे नहीं जाएंगे। तुम्हारा होमवर्क ये है, ये वर्कशीट मैंने तुम्हें भेजी हुई है। वर्कशीट 1 जो है ना, ये पूरी कर लेना नेक्स्ट क्लास तक। और मोल्स का लेक्चर 2-3 बार सुन लेना, रिकॉर्डेड है ना, क्योंकि इसमें बड़ी प्रॉब्लम होगी, भूल जाओगे बार बार। मुझे सिर्फ वो लोग जवाब दे दो अभी जिनको डाउट्स है, जिनको समझ नहीं आई ये चीजें, कुछ हो चाहे सारी हो चाहे थोड़ी सी हो, मुझे बस वो लोग जवाब दे दो अभी। कोई ऐसा है जिसको कुछ भी समझ ना आया हो इसमें? जिनको समझ आ गया है वो लीव कर सकते हैं। जो अक्टूबर नवंबर वाले हो, जिनको अक्टूबर नवंबर की क्लास लेनी है, वो तो बैठे रहो, बाकी आप लोग जा सकते हो। तो मैं एज्यूम कर लूं कि सबको सब समझ आ गया है। चलो मैं एज्यूम कर लेता हूँ सबको सब समझ आ गया ना। हर जगह रेशियो मेथड यूज होगा, बहुत है।